मुसलमानों का नाम आते ही बुलडोजर का मुंह उनके घरों दुकानों की तरफ मोड़ देने वाली भारतीय जनता पार्टी न केवल मुसलमानों के वोट के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है बल्कि उन्हें टिकट भी दे रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 फेज के 44 प्रत्याशियों के नाम है और इसमें 14 मुसलमान हैं। मतलब लगभग 1/3 भाजपा का हर तीसरा उम्मीदवार मुसलमान है। अब सवाल है कि किस मुंह से मुसलमानों का वोट मांग रही है बीजेपी। पूरी पार्टी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत, घृणा और नृशंसता का जो अभियान चलाया है, उसके बाद भी वो मुसलमानों का समर्थन और विश्वास चाहते हैं, तो इसे आंखों का पानी मर जाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर में मोदी, शाह, नड्डा को पसीना आ गया है। जनता का भरोसा छोड़िए, अपनी ही पार्टी को उन पर भरोसा नहीं रहा। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तेल निकाल कर रख दिया है। ऐसा बवाल मचा कि 5 घंटे में 3 लिस्ट जारी करनी पड़ गई। 10 बजे 44 कैंडिडेट थे, 2 घंटे बाद 15 रह गए और 3 घंटे बाद एक नाम और जोड़ दिया। और मोदी शाह का तेल निकाला किसने? हिंदुओं ने। अब देखिए कि हिंदुओं ने मोदी शाह की नाक में दम किया हुआ है और बुलडोजर जनता पार्टी को वोट चाहिए मुसलमानों का। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली और उनके भाई कांग्रेस पार्षद आजाद अली की 20,000 वर्ग फीट में बनी आलीशान हवेली को बुलडोजर चलाकर 6 घंटे में ध्वस्त किया गया, वो मुसलमानों के प्रति मोदी और भाजपा की घृणा की राजनीति का दुर्दांत उदाहरण है। और छतरपुर की घटना इकलौती नहीं है। 2022 में इलाहाबाद में इसी नफरत के बुलडोजर से परवीन फातिमा का बंगला गिरा दिया गया था। उनकी बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू में पढ़ती है क्योंकि उनके पिता जावेद अहमद किसी मामले में आरोपी थे। अगर इस सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो क्या उन घरों में सिर्फ आरोपी रहता है या रहता था, या उनके बच्चे भी रहते हैं, उनकी पत्नी भी रहती हैं, उनके माता पिता भी रहते हैं? मतलब मोदी योगी की राजनीति कहती है कि एक आरोपी की सजा उसके परिवार के हर सदस्य को देंगे अगर वो मुसलमान है तो। गौर कीजिए, सिर्फ आरोपी, सजा याफ्ता नहीं, मामला कोर्ट तक तो पहुंचता ही नहीं। भाजपा के बड़े बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ इस बुलडोजर घृणा अभियान के चेहरे बने हुए और मोदी के मुंह से एक बोली नहीं फूटती, चू नहीं निकलता। 2023 की मेवात की घटना याद कीजिए। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गैर कानूनी शोभा यात्रा निकाली गई थी। हुड़दंगियों ने जमकर बवाल काटा था। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में होमगार्ड के 2 जवान समेत 6 लोगों की जान चली गई। हरियाणा के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने इस सिलसिले में 202 गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि कथित दोषियों को बुलडोजर इलाज मिलेगा। इसके 2 दिन बाद यानी 3 अगस्त से अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर नूह में मुसलमानों की संपत्तियों को जमींदोज किया जाने लगा। क्या मजाल कि उसी हिंसा में शामिल दूसरे धर्मों के दंगाइयों के घरों को छू भी ले सरकार। 2022 में न्यूज लॉन्ड्री ने शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर मामा में हुए कायांतरण के 2 सालों में ध्वस्त की गई 332 संपत्तियों पर एक लंबी रिपोर्ट छापी थी। यह रिपोर्ट कहती है कि इनमें से अधिकांश संगठित अपराधियों की नहीं थी। ये संपत्तियां आम लोगों की थीं, जिनमें से ज्यादातर गरीब लोग थे, मुसलमान थे। ध्वस्त किए गए 332 घरों में से कम 223 मुसलमानों के घर थे और इनमें से 92 घरों को केवल अप्रैल 2022 में गिराया गया था। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक मुसलमानों के खिलाफ मोदी के घृणा के अभियान की चर्चा हुई है। आगे बढ़ने से पहले कुछ पत्रिकाओं के कवर पेज पर गौर कीजिए। आज से 22 साल पहले इंडिया टुडे ने मोदी को घृणा का नायक कहा था, हीरो ऑफ हेट्रेड। इसके 1 साल बाद उसी इंडिया टुडे ने मोदी को मास्टर डिवाइडर कहा था, मतलब सबसे बड़ा विभाजक, तोड़ने वाला। गुजरात नरसंहार के बाद हुए विधानसभा चुनाव पर एक ओपिनियन पोल छापा था उसी पत्रिका ने। उसका शीर्षक था राइडिंग द हेट वेव, मतलब नफरत पर सवार मोदी। इसी को आगे बढ़ाते हुए टाइम मैगजीन ने 17 साल बाद मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा। ओपन मैगजीन ने पूरा अंक निकाला था मोदी के नफरत के कारखाने के अंदर क्या है। तो क्या मोदी ने घृणा के अपने इस काले अंधेरे अतीत को धो दिया है? ना भी धोया हो तो क्या वो इसके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं, दुखी होते हैं? याद कीजिए, 2014 के चुनाव से पहले गुजरात नरसंहार की तुलना उन्होंने गाड़ी के नीचे कुचलकर पिल्ले की मौत से की थी और इसके ठीक 10 साल बाद वो इस देश के 18 करोड़ मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला और घुसपैठिया बताते हैं। क्या मोदी को इस पर कभी भी शर्म आई कि उन्होंने कितनी घटिया बातें की हैं मुसलमानों को लेकर? अब वही मोदी चाहते हैं कि मुसलमान उनकी तरह के नफरत और घृणा के खलनायक पर भरोसा करें। तो सवाल पूछना बनता है कि किस मुंह से मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं मोदी। देखिए कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होने हैं। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है।
25 अगस्त को जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इसी बैठक में तय हुआ कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान उम्मीदवार तलाशे जाएं। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में भी मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया। यह पहला मौका है जब भाजपा ने नीतिगत तौर पर मुसलमानों को टिकट बांटे हैं। राजपुरा से अर्शीद भट्ट, अनंतनाग पश्चिम से रफीक वानी और बनिहाल से सलीम भट्ट को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। माना जा रहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर की कुल 90 में से 70 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, जबकि कश्मीर की 20 सीटों पर निर्दलियों को समर्थन देगी। मतलब साफ है कि उन 20 सीटों पर भाजपा को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। देखिए कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में मीडिया को हैंडल करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और पत्रकार को अपने घर पर बुलाकर थप्पड़ मारने वाली शाजिया इल्मी को ड्यूटी पर लगाया है। सवाल फिर से वही है कि क्या मुसलमान नरेंद्र मोदी की जरूरत है या मजबूरी? क्योंकि अगर वो गंगा में खड़े होकर भी कह दें कि मुसलमानों को वो बराबर का नागरिक मानने लगे हैं और उन्हें लेकर उनके अंदर की नफरत और घृणा खत्म हो गई है, तो कोई नहीं मानेगा। क्या मुसलमान इसे मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो मुसलमानों को साथ लेकर चलने का ढोंग क्यों? सच यह है कि बुलडोजर जनता पार्टी की मुसलमानों को कुचल डालने की सोच कोई पर्देदारी की बात नहीं है। इसके पहले कि लोग इसे भूलने लगे, खुद नरेंद्र मोदी से बार बार कुरेदते रहते हैं, स्थापित करते रहते हैं कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। लेकिन लोकतंत्र का पहिया ऐसा घूमा है कि मोदी को मुसलमानों के आगे हाथ भी फैलाना पड़ रहा है और गला उतार लेने की सोच के बावजूद गले भी लगाना पड़ रहा है। देखिए कि भाजपा से पहले 3 पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है जम्मू कश्मीर में। इसमें गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने 13 नामों का ऐलान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में 7 उम्मीदवार उतारे हैं। 7 के 7 मुसलमान हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच होगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तालमेल हो चुका है। वहीं पीडीपी ने भी इशारा किया है कि अगर मुद्दों पर बात बनती है तो वो कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। देखिए कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूट गया था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी और दूसरी बार सत्ता में लौटते ही नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। मतलब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है, क्योंकि वो, उनके चेले और मीडिया में बैठे उनके पालतू चिल्लाते रहे हैं कि मोदी ने कश्मीर को फिर से जन्नत बना दिया है। तो दुनिया देखना चाहती है